हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लेके चलते हैं वर्णमाला का व्यंजन का वर्गीकरण। कल जो हमने आपको पढ़ाया था, इससे पहले वाले वीडियो में वो पढ़ाया था स्वरों का वर्गीकरण। आज हम चलते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते जाइए कैसे क्या है। हमने देखिए लिख रखा है, उसको समझिएगा। मैंने लिखा है स्पर्श के आधार पर। पहले आपको बताएंगे इसका वर्गीकरण क्या होता है स्पर्श के आधार पर। तो स्पर्श के आधार पर अगर देखते हैं तो इसको पहले छोड़ दीजिएगा। ये पढ़िए, क से लेके म तक, क ख ग घ अंगा, ऐसे ही च से लेके यहाँ तक। तो इसमें सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन आपके यहाँ से लेकर के 25 हो जाते हैं। तो यहाँ से 25 कैसे हो गए? 5, ये 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये आपके 25 हो जाते हैं स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद आते हैं यहाँ से य, र, ल, व, इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके पीछे नीचे पहुँचते हैं स, स, ह, इसे कहते हैं ऊष्मी व्यंजन। अब इनको तीनों को क्यों रखा गया है ये आप ही समझ लीजिए। देखो क्या है इसमें, क्या है कि जब मुख से या जीभ से जब कोई वर्ड निकलता है, तो जब वो कोई वर्ड निकलता है तो जीभ से टकरा करके और बहुत तेजी से निकलता है। तो देखिए फिर से सुनिएगा, जब कोई शब्द जीभ से निकलता है तो जीभ के टक्कर से लेता है तो थोड़ा सा रुक करके निकलता है। जो रुक करके निकलता है उसे कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। फिर से समझो, जब कोई शब्द अंदर से बाहर निकलता है, जीभ से थोड़ा टकराता है तो रुकता है, तो रुक करके जो शब्द निकलेगा वो होगा स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद है दूसरा हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो है कि जब कोई मुख से और जीभ से टकरा करके शब्द निकलता है तो बड़े आराम से निकल जाता है, यानी ताकत नहीं लगानी पड़ती है। य, र, ल, यानी बड़े आसानी से निकल जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे वाले पे। ये है आपका ऊष्मी व्यंजन। यहाँ पर क्या है कि जब कोई शब्द जीभ से मुंह से टकरा करके निकलता है तो काफ़ी फोर्स लेती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, रगड़ के साथ निकलता है। तो रगड़ के साथ निकलता है श, तो आप देख रहे हैं श, ह, तो इसमें हवा निकलती है तो वो रगड़ के निकलती है, और वो इसी रगड़ से क्या होती है ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो ऊष्मा को ही इसीलिए इसको कहा गया ऊष्मीय। अब यहाँ पर क्या है कि इन वर्णों को उच्चारण के आधार पर 2 वर्गों में और बांट लिया गया है। कैसे कैसे? पहले इसको 5 वर्ग में बांटते हैं। पहले 5 को कहा जाता है क वर्ग। जिसके आगे क लगा होता है तो वो क वर्ग हो गया, च लगा होता है तो वो च वर्ग हो गया, ट लगा होता है तो ट वर्ग हो गया, त वाले को त वर्ग और प वाले को प वर्ग। इस तरीके से इसको यहाँ से बांट लिया। अब इनके उच्चारण स्थान को लेकर के भी इनका बंटवारा है। वो कैसे है वो इधर देखिए। ये है जैसे पहला वाला जो कहते हैं क, तो आप थोड़ा सा प्रयास करो क, तो ये कंठ वाला बोला जाता है। कंठ, गले में से आवाज आ रही है, कंठ होता है गले, गले में से आवाज आ रही है। दूसरा है च, च को आप बोलिए च, छ, ज। जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो जो हमारा जो वो है वो तालु चलता है, तालु की बात आती है। फिर आता है ट, ट होता है तालु और जीभ के बीच में जो टकराव जो होता है उसे कहते हैं मूर्धन्य। आप उसको एकदम फील नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आप उससे बोलेंगे तो अनुमान लगेगा कि थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। उसके बाद बोलते हैं त वर्ग। त वर्ग को बोलते हैं दंत। त, त, थ, त, तो दांतों की आवाज आती है, दांत बजते हैं तो उसे बोलते हैं दंत। और उसके बाद प वर्ग। प वर्ग होता है आपका प वर्ग कहते हैं प, फ, ब, भ, म। इसका मतलब हो गया आपका सीधा सीधा कि ओष्ठ, ओठ, ओष्ठ कहते हैं इसको, ओष्ठ के आधार पर इसको करते हैं। अब इसके बाद जो हम देखते हैं वो आपका ये है कि यहाँ पर जब हमने ये सारे वर्गीकरण कर लिए, श वाला कर लिया, इसमें हमारे पास एक बचता है स्पर्शी व्यंजन हो गया। यहाँ पर बचता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन आप समझ लीजिएगा। द्विगुण व्यंजन का मतलब हो गया कि मूर्धन्य वाले में 2 वर्ण और होते हैं, ड और ढ। तो ड एक तरीके से एक और ऐसे बनता है ड, और ढ एक और बनता है ऐसे।
ये होते मूर्धन्य के ही साथ हैं, इसीलिए, लेकिन इसमें अलग गुण होता है। अब आप एक शब्द लिख के देखो, जैसे लिखते हैं अलीगढ़, अलीगढ़, तो आप पीछे ढक्कन आ गया, लेकिन वो वाले बिंदी वाला आया। फिर हमने लिखा सड़क, तो आप देख रहे हैं बिंदी वाला आया। फिर हमने लिखा पढ़ना, तो आया बिंदी वाला। तो यहां पर बिंदी वाला कब आना है और बिना बिंदी वाला कब आना है, इसको भी आप समझ लेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमको एक चीज जाननी है, वो ये है कि जैसे ही, पहली तो इनकी परिभाषा ये है कि इनसे कभी वर्ड शुरू नहीं होगा, जब भी इनका इस्तेमाल होगा तो शब्द के बीच में होगा। अब ऐसे हमने सड़क अलीगढ़ लिखा, इससे शुरुआत तो नहीं हुई थी, ढक्कन वाला बिंदी वाला ढक्कन नीचे आया। सड़क में लिखा तो डलिया, बिंदी वाली डलिया आई बीच में। और पढ़ना पे लिखते हैं, दो ढक्कन आया लेकिन बीच में आया, इससे शब्द शुरू नहीं हुआ। लेकिन यहीं पर अगर हम इन्हीं शब्दों से स्टार्ट करते तो बिंदी वाला नहीं लगाते, जैसे लगाते हैं ढोलक, हमने शब्द लिखा, फिर लिखा ढकेल, ढकेल, तो इनसे शब्द स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या लगाया, तो बिंदी वाला नहीं लगाया। तो सबसे मेन चीज ये है कि बिंदी वाले शब्दों का इस्तेमाल बीच में होता है और इन शब्दों का इस्तेमाल शुरू से भी हो सकता है। ठीक है, तो इतने के बाद अब हमें ये जानना पड़ेगा, और पढ़ने में भी आप देखिए अंदाज करके लगाइएगा। सड़क शब्द आ रहा है, सड़, तो अण जैसा शब्द आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे करके बिना उसके, तो क्या पढ़ा है, सड़क। फिर डी वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, आप समझ रहे हैं, वही चीजें को आप थोड़ा सा अंतर भी देख लेंगे, बोलने में भी फर्क होता है। इसे डलिया कहते हैं, ड, और इसे ड कहते हैं। तो सड़क, सड़क अगर लिखते हैं तो ऐसी लिखी जाएगी, और ये गलत है, जबकि ये सड़क सही है। तो इस तरीके से हमने क्या सीख लिया, ये द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। और इसी से एक और चीज हम देख लेते हैं यहीं से, यहाँ पर हमने ये सब सीख लिया। अब यहाँ पर ले चलते हैं आपको अगले प्रकार पे। तो अगले प्रकार पे हमें जाने के लिए सिर्फ केवल इसको हटा देना है और इसको हटा देना है, बाकी सब ऐसे ही रखने हैं। इसमें हम एक वर्गीकरण आपको और बता सकते हैं, वो क्या है, बस यहीं छोड़ दो, यहीं से हम दूसरा कर सकते हैं, उसको कहते हैं श्वास के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण होता है श्वास के आधार पर, और श्वास के आधार पर अगर हम देखते हैं तब क्या बनता हमारा, नंबर एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण में आप देखो, समझ लो एक क्या क्या है इसमें। अल्प प्राण में हम क्या करते हैं और महाप्राण में क्या करते हैं। इसमें लेते हैं 1, 3 और 5, बस इतनी ट्रिक लिखो आप। और शेष हमारे कितने बच्चे, 2 और 4। अब इसको भी समझ लीजिएगा, इनमें जब अल्प प्राण में होते हैं, बोलते वक्त हमारे मुख से जो आवाज होती है उसे हम जो लिख लेते हैं उसको लिखते हैं अल्प प्राण में, थोड़ी सी कम आवाज निकलती है। और जब महाप्राण में होते हैं तो एकदम से निकल जाती है। जैसे हमने बोला क, तो एक हिचकी महसूस हुई, ख, तो एक हिचकी सी महसूस नहीं हुई, ख, ग, एक हिचकी आई, घ, आराम से बोल दिया। इसी प्रकार से पहला माह, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये हो जाता है 2, 4, ये यानी दूसरा और चौथा एक हो जाता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग वर्ड में डिवाइड कर दिया, अल्प प्राण और महाप्राण में। तो आप समझिए अब यहां पर क्या है, तो ये तो हो गया पहला, फिर ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया हमारा पांचवा। तो आप समझ में आ गए, प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर, इनको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। इसके बाद दो, उसे कहते हैं स्वर तंत्री, स्वर तंत्री कंपन के आधार पर, कंपन के
आधार पर। इसका मतलब क्या हो गया? स्वर तंत्री कंपन के आधार पर। यहां पर दो होते हैं, इसको दूसरा और कहते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, यहां से हम ये ले लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। यहां दिख रहा है, शायद हमें अंदाजा लग रहा है, दिख रहा होगा। इसको घोष भी कहते हैं। पहली चीज तो यही पूछी जाती है आपसे, किसको घोष कहते हैं और किसको अघोष कहते हैं। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर है सघोष और यहां पर है अघोष। वो उल्टा लिख दिया, अघोष और यहां कहते हैं सघोष। अब यहां पर एक वर्ड और पूछा जाता है घोष। निम्न में से किसको घोष कहा जाता है, यानी सघोष को ही घोष कहा जाएगा। निम्न में से किसको घोष नहीं कहा जाता है, तो अघोष को घोष नहीं कहा जाता है। यानी घोष और सघोष एक ही शब्द है। अघोष मतलब होता है जो नहीं हो। अब यहां पर देख लिए, अ से मतलब होता है नहीं, अ से मतलब होता है नहीं, किसी चीज में आ लगा देते हैं तो नहीं होता है। तो जिस स्वर तंत्र को बोलने में या व्यंजन तंत्र को बोलने में हमारे कंपन पैदा नहीं होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अघोष, और जिसमें कंपन पैदा होता है उसको कहते हैं सघोष। दोनों चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। अब यहां पर बस क्या, जैसे हमने उधर अल्पप्राण महाप्राण में देखा था, वहीं पर देख लेंगे 1 और 2, और इधर देख लेंगे 3, 4 और 5। बस हो गया काम आपका। यानी 1, 2 का मतलब हो गया क और ख, ये हमारे अघोष में आ जाएंगे। ग, घ, अंग ये हमारे हो जाएंगे सघोष में। तो यहां पर हो गया अघोष और सघोष, यानी इसके सारे वर्ण आ गए और इसके सारे वर्ण आ गए। अब हमने क्या किया, जो उधर से 3 सा थे वो तीनों सा हमने इधर ले लिए, यही काम किया, और हावी इधर ले लिया। तो यहां से जो बात बन गई हमारी, अघोष की पूरी क्लियर हो गई और सघोष की भी पूरी क्लियर। अब क्या करते हैं, अब यहां पर हम एक काम और करते हैं, एक और रह गया आपका वर्गीकरण, वो हम ले चलते हैं आपको तरफ। छोटी सी बात छोड़ी थी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या क्या है? संयुक्त व्यंजन में हमारे पास 4 वर्ड होते हैं, जिसको छत्री, अत्र और ज्ञ और स्र 4 वर्ड होते हैं। इसको लिखने का, इसको लिख देते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या चीज है वो आप देखेंगे जरा। इसको कहते हैं क प्लस स। आप समझिए, क आधा होता है, स पूरा होता है। उसके बाद इसका त आधा और र पूरा। ये वाला होता है ज आधा और व पूरा, और इस वाले में होता है स आधा और र पूरा। तो ये 4 वर्ण हमारे हो गए मिश्रित। अब इसमें से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, वो क्यों बनता है? इसमें हमेशा जो आपको पूछा जाएगा वो सिर्फ ये पूछा जाएगा कौन सा वर्ण, यानी जैसे छत्री पूछ लिया शब्दकोश में, यानी छत्री वर्ण 6 वर्ण किस शब्द के बाद आएगा, तो वहां पर आएगा क के बाद। आपको तकलीफ याद करने में हो तो देखिए, क्योंकि इसमें देखो क पहले आ रहा है, त पहले आ रहा है, ज पहले आ रहा है, तो जहां ये शब्द होंगे वहीं तो आएंगे डिक्शनरी में। या अंग्रेजी की तरह याद कर लो, KSH कहते हैं ना, तो छत्री में के पहले आता है ना, तो वो का वाली लाइन में ही आएगा। अब इसमें त्र है तो टी वाली लाइन में, यानी ता वाली लाइन में आएगा। तो इस तरीके से इन चारों में से आपसे सिर्फ स्थान पूछा जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सही है। इसका हलंत हटा देगा, इधर हलंत लगा देगा, या इधर हलंत हटा देगा, इधर लगा देगा। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम ले चलते हैं आपको, व्यंजन हो गए 2। अब आप देखिए पूरे कैसे हो रहे थे, 52 कैसे बच्चर होने, 13 तो हमने उधर पढ़ा दिया आपको। उसके बाद 33, 25 वाले स्पर्शी व्यंजन, 4 पढ़ा दिए अंतस्थ व्यंजन, 4 पढ़ा दिए ऊष्म व्यंजन। उसके बाद ये जोड़ दिए, तो 25 और 33 कितने हो गए? 25 और 8 हो गए 33। 33 में हमने ये 4 ये जोड़ दिए, 33 और 4 कितने हो गए?
37 37 और 2 द्विगुण वाले व्यंजन, तो वो हो गए हमारे 39 39 प्लस 13 यानी 52 वर्ण पूरे हो गए। ओके, अब हम ले चलते हैं आपको एक टॉपिक हमने जो शुरुआत में छोड़ रखा था, अयोगवा। आज अब उसका वर्णन कर लेते हैं। क्या है अयोगवा? चलो पहुंचते हैं। अयोगवा, इसको न तो स्वर कहा गया और ना ही व्यंजन कहा गया। क्यों नहीं कहा गया वो भी बताएंगे अभी। कैसे? यहां पर हमने लिखा पहले अंग और यहां लिखा ग, तो इसको पहचानेंगे। अब इसमें 2 चीज हैं। 2 कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो चंद्रबिंदी, अब यहां पर देखेंगे एक होता है बिंदी सिर्फ और एक होता है चंद्रबिंदु, दोनों में समझ लेंगे। हमेशा जो बिंदी है वो संस्कृत भाषा में इस्तेमाल होता है और चंद्रबिंदु संस्कृत भाषा में इस्तेमाल नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होता है। अब लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये बिंदी जो है हिंदी में इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन चंद्रबिंदु संस्कृत में नहीं जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले ले गए अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार में आप बिंदी लगा देंगे और बिंदी वाले शब्द आप जानते हैं, अंग है, अंक है, इसमें जो केवल बिंदी लगती है। इसका एक और शब्द ले लेते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक वो भी बताएंगे आपको। इसमें क्या है? चंद्रबिंदु लगेगा। अब जैसे चंद्रबिंदु में ले लेते हैं हंसना है, हाँ हाँ कभी देखा चंद्रबिंदु लगा होता है। छांव ले लीजिएगा, छांव। गांव ले लीजिएगा, ईटीसी। इस तरीके से जिसमें चंद्रबिंदु लगता है वो। और विसर्ग आप जानते ही हैं, विसर्ग होता है हमारा प्राय, अतः और दुख, इन सबको हम क्या कह देते हैं। तो यहां पर हमारी ये सारी चीजें ये तीनों क्लियर हो गई। अब यहीं से हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सा है, अंक है, अनुनासिक है, अनुस्वार है या विसर्ग है, वो आप आसानी से निकाल देंगे। तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसी चैप्टर में पूरा सब कुछ समाहित कर दिया जाए। और फिर भी अगर कहते हैं, पहले तो क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा रह जाता है और आप पढ़ते वक्त आपको महसूस होता है तो आप कमेंट में आइए और मुझे बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको जरूर मेंशन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप आज के लिए इतना। अपना और अपनों का ख्याल रखें।